ऐसे 450 इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। ऑडिट करने गया था, कुछ गलतियां मिली, कुछ मिस स्टेटमेंट मिली। अब उन गलतियों को मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, उन गलतियों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले कुछ बेसिक सी डेफिनेशन मैं तुमको समझा देता हूं। सबसे पहली डेफिनेशन है मिस स्टेटमेंट की। मिस स्टेटमेंट यानी कि जो होना चाहिए था वर्सेस जो हुआ, उसको मैं बोलता हूं मिस स्टेटमेंट। इंड एस 2 के हिसाब से इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बट एक्चुअली में इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट। मैंने बोला ये मिस स्टेटमेंट है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर जो कि तुमने करा है। तुमने क्या अमाउंट लिखा है, मान लो तुमने 5 लाख का अमाउंट लिखा है, लेकिन एएस के सबसे 5 करोड़ का आना चाहिए था। तुमने क्या क्लासिफिकेशन किया है, यानी तुमने कौन से हेड्स में चीजें डाली है। एडमिन एक्सपेंस की तुमने हो सकता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में डाल दी हो, प्रेजेंटेशन में, डिस्क्लोजर में तुमने कहां भी ये सब गलतियां करी है। एक तो वो वर्सेस अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय एएफआरएफ। यानी एएस क्या बोल रहा है, यानी एक्चुअल वर्सेस एएफआरएफ। तुमने क्या अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर किया है वर्सेस एएफआरएफ में क्या बोला गया है। अगर इसमें कोई भी डिफरेंस आया ना तो ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, मैंने बोला ये हो गया मिस स्टेटमेंट। एग्जांपल के तौर पे कोई अमाउंट 5 लाख का तुमने लिखा है, 5 करोड़ लिखा जाना चाहिए था। कोई हेड एडमिन एक्सपेंस की चीज तुमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में डाल दी, एएस के सबसे एडमिन एक्सपेंस में डालनी चाहिए थी। प्रेजेंटेशन तुमने असेट की कोई आइटम लायबिलिटी में डाल दी। डिस्क्लोजर नोट्स जो अकाउंट्स में डालना चाहिए था तुमने नहीं डाला, कंटेंजेंट लायबिलिटी। समझ रहे हो, वो सारी बातें। मिस स्टेटमेंट एरर के कारण भी हो सकती है, फ्रॉड के कारण भी हो सकती है। फ्रॉड यानी कि जानबूझ के आपने किया, एरर यानी कि आपने गलती से कर दिया। यह है मिस स्टेटमेंट। क्लियर है, क्लियर है। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का मतलब पता है क्या है। मैं गया ऑडिट करने, एक मैंने क्या उठाई, बुक उठाई, मैंने सारी मिस स्टेटमेंट लिखी, संयम ने ये गलतियां करी, और संयम ने गलतियां करी तो करी, उसको सुधारा भी नहीं। मिस स्टेटमेंट जो कि ऑडिटर ने एक्यूमुलेट करी है, यानी मैंने संयम की गलतियां पहले एक्यूमुलेट करके लिखी एक जगह पे, अरे वो गलतियां हैं जो कि उसने करेक्ट भी नहीं करी है, नॉट करेक्टेड, यानी ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है। मैंने संयम को बताया, संयम सुधर जा, तूने ये गलती करी है, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, नहीं सुधरा। मैंने तुमको बोला सुधर जाओ, 50 दिन बाकी है, 50 दिन बाकी है, 50 दिन बाकी है, मत सुधरो, मत सुधरो। फिर एग्जाम के रिजल्ट के दिन समझ गए, मैं तुमको बोला सुधर जाओ, अपनी गलतियां हो रही है तो भाई इसको करेक्ट करो। नहीं, हमको तो मैच देखना है, एक काम करो आज रात को 3 बजे तक खींच लो, फिर कल मैच देखेंगे। ठीक है, हो गया मैच। एग्जाम में क्या हो गया, तुम्हारा खुद का ही मैच हो गया, मिक्सअप हो गया एग्जाम में। अरे भाई साहब पता ही नहीं चल रहा है ये पेपर एफआर का था, ये ऑडिट के सवाल क्यों दिख रहे हैं। तुम समझ गए क्या। जो लोग खुद नहीं सुधरेंगे ना उसको आईसीआई सुधारेगी। बिल्कुल खुशबू, मजा आ गया सर। समझ गए क्या, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। समझ रहे हो क्या, समझ गए सर। सब लोग बिगड़े हुए हैं, कोई नहीं सुधरने वाला। देखो इसी बात पे मैं कुछ ऐसा बोलने वाला था, यहां तक आके मैंने अंदर ले लिया वापस से। तुम समझ रहे हो, सुधर जाओ। जो खुद नहीं सुधरेंगे ना उनको उनके हालात सुधारेंगे, और जिनको हालात भी नहीं सुधारेंगे ना उनको उनके आने वाली वाइफ सुधारेगी, वाइफ। समझ रहे हो क्या, हाँ समझ गए ना। हाँ तो प्लीज खुद से सुधर जाओ। देखो मैं तो वाइफ के आने से पहले ही सुधर चुका हूं, और यही उम्मीद करूंगा कि तुम भी सुधर जाओ। हाँ फिर मैं क्या बोला, फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट। यानी भाई संयम ने मेरे को बोला मैं पढ़ाई करूंगा, मैं सरप्राइज किया, उसके घर पर गया, टिंग टोंग, भाई साहब मैच देख रहे हैं। फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट यानी इसकी ऐसी गलती है जिसपे कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकता। 100% तूने गलती करी है, तू कुछ भी बोल मैं नहीं मानूंगा। मिस स्टेटमेंट्स अबाउट विच देयर इज नो डाउट। भाई तूने ये गलती करी है तो गलती करी है, मैं मेरी आंखों से देख सकता हूं, ये फैक्ट है कि तूने गलती करी है। अब तू इस पे कोई भी एक्सप्लेनेशन डाल कि नहीं नहीं मैं तो मैच इसीलिए देख रहा था क्योंकि ऑडियंस में मेरी गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी, मेरे को लगा गर्लफ्रेंड की एक झलक दिखाएंगे मेरा दिन बन जाएगा। गर्लफ्रेंड ने बोला था जैसे ही मैं टीवी पे आऊं संयम बाबू मेरा वीडियो निकालना, तो मैं वेट कर रहा हूं कब वो टीवी पे आएगी, मैं उसका वीडियो निकालूंगा। ना बेटा, कोई एक्सप्लेनेशन चलेगा नहीं, ये फैक्ट है, मैंने मेरी आंखों से देखा।
तेरे 50 दिन बाकी एग्जाम में तू गर्लफ्रेंड नहीं हार रहा है, नो डाउट भाई तूने गलती करी है। तू कुछ भी बोल कि मैंने तो क्या किया था, मैं तो करने ही वाला था कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर पे, गलती से मैंने कॉस्ट पे कर दिया। मैं कहा नहीं भाई ये क्या है, मैं देख रहा हूं, मेरी आंखों से देख रहा हूं, फैक्ट है भाई, मैं देख पा रहा हूं भाई, ये मैं आई कैन सी दिस फ्रॉम माई नेकेड आइज। तुम समझ रहे हो, आई कैन सी दिस भाई, तुम फैक्ट है ये तो भाई, तुम कुछ एक्सप्लेनेशन दो मैं मानूंगा ही नहीं। आई कैन सी दिस विथ माई नेकेड आइज दैट यू हैव कमिटेड मिसस्टेटमेंट। समझ गए क्या? दूसरी होती जजमेंटल मिस्टेक। जजमेंटल मिसस्टेटमेंट मतलब, जजमेंटल मिसस्टेटमेंट मतलब कि मेरे हिसाब से तो इसने गलती करी है, पर संयम मानने को तैयार ही नहीं है। संयम बोले ना 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 मैंने तो गलती करी नहीं है, वो है जजमेंटल मिसस्टेटमेंट। मेरे जजमेंट में तूने गलती करी है, उसके जजमेंट में वो कहता है नहीं उसने गलती नहीं करी है। जैसे मेरे जजमेंट में मैंने संयम को बोला संयम तेरे को एसएलएम यूज करना चाहिए था, संयम बोला नहीं मेरे को डब्ल्यूडी यूज करना चाहिए था। ठीक है, जैसी जिसकी सोच, जैसा जिसका जजमेंट, यानी डिफरेंस से क्यों हो रहे? जजमेंट के कारण हो रहे। मैनेजमेंट का जजमेंट कुछ और है, अकाउंटिंग एस्टिमेट को लेकर के वो बोल रहा है कि भाई मेरे को यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स की रखनी है, जो कि ऑडिटर को अनरीजनेबल लग रहा है। ऑडिटर बोल रहा है नहीं सर 5 ईयर्स की नहीं 7 ईयर्स की रखनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल है अकाउंटिंग पॉलिसी का, मैं बोल रहा हूं एसएलएम, वो बोल रहा है डब्ल्यूडीबी। भाई ऑडिटर को ये सारी चीज इनअप्रोप्रिएट लग रही है, तुम समझ रहे हो? संयम को चीजें अप्रोप्रिएट लग रही है, मैनेजमेंट को चीजें अप्रोप्रिएट लग रही है, ऑडिटर को इनअप्रोप्रिएट लग रही है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ओ भाई सिंपल है क्या? हाँ सिंपल है। एफ आर पढ़ा दो। अब बड़े ध्यान से देखना, अगला होता है प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। यानी भाई सैंपलिंग की बात है, मैंने बोला 100 रुपीज का टेस्टिंग करके मेरे को 10 रुपीज की गलती मिली, इसका मतलब 1000 रुपीज के पॉपुलेशन में 100 रुपीज की गलती होगी। ये क्या है ना, मैंने ये वाले रिजल्ट को पूरे में प्रोजेक्ट कर दिया। तुम समझ रहे हो, टोटल पॉपुलेशन थी 1000 रुपए की, मेरे को 100 रुपए में से अगर 10 रुपए की गलती मिली ना, तो मैं बोला 1000 में से 100 रुपीज की गलती होगी। यानी मैंने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। तो मेरा सैंपलिंग था ना, मैंने पूरे पॉपुलेशन पे लगा दिया, उसको प्रोजेक्ट कर दिया। ऑडिटर्स बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन पॉपुलेशन, क्या किया मैंने, पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे लगा दिया। जो मेरे को चीज मिली ना एक सैंपलिंग से जो मेरे को गलतियां मिली, मैंने पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे लगा दी। 100 में से 10 रुपए की गलती होगी तो 1000 में से 100 रुपीज की गलती हुई होगी। यानी मैंने प्रोजेक्शन कर दिया पे मिस स्टेटमेंट्स का, जो कि मेरे को आइडेंटिफाई हुए ऑडिट सैंपल्स में टू एंटायर पॉपुलेशन। सैंपल की बात मैंने पूरे पॉपुलेशन में लगा दी। ये थी बेसिक से मीनिंग जेड कैटेगरी। क्लियर है क्या? वन टाइम रीड वाले भाई क्लियर है क्या? ओ भाइयों, हाँ पहले तुम झगड़ लो कौन बेस्ट है। अगली बात वाई कैटेगरी की, इसमें छोटे छोटे एमसीक्यू और केस स्टडी बन सकती है। क्वेश्चन 2 एक्यूमुलेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। जैसे ही मेरे को गलतियां दिखी, मैं एक नोटबुक उठाऊंगा। कहां है नोटबुक? दूर पड़ी। नोटबुक उठाऊंगा, उसमें चीजें लिखता चलूंगा। अच्छा मेरे को ये गलती मिली, अच्छा मेरे को ये गलती मिली, अच्छा मेरे को ये गलती मिली। यानी मैं है ना एक्यूमुलेट करता चलूंगा मिस स्टेटमेंट को। अदर देन दोज दैट आर क्लियरली ट्रिवियल। क्लियरली ट्रिवियल यानी 2-3 रुपए की गलतियां, उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको मैं छूंगा भी नहीं। क्लियरली ट्रिवियल का मतलब बता देता हूं। क्लियरली ट्रिवियल का मतलब पता है क्या होता है? देखो, एक होता है मेरा इममटेरियल लेवल, इममटेरियलिटी का लेवल। अगर 1 लाख की मटेरियलिटी है तो मैंने बोला 1 लाख के नीचे की चीजें इममटेरियल हो गई। क्लियरली ट्रिवियल मतलब इममटेरियल से भी नीचे, इममटेरियल से भी एक लेवल नीचे। यानी यहां पे तुम समझ लो 3, 4, 5, 6 रुपए की गलतियों की बात चल रही है, जिनको अगर ऐड कर भी दिया ना तो भी कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट आने नहीं वाला। ये वो सारी क्या होती है, क्लियरली ट्रिवियल गलतियां। तो मैंने बोला वो सारी क्लियरली ट्रिवियल गलतियों को मैं छूंगा भी नहीं। ये कौन सी होती है? इममटेरियल से भी कम की गलतियां, 5-10 रुपए की। तुम समझ गए क्या? या 100-200 रुपए की, लाखों करोड़ों रुपए की बैलेंस शीट में 100-200 रुपीज की गलतियां। मैंने क्या बोला? एक्यूमुलेशन ऑफ क्लियरली ट्रिवियल अमाउंट वुड नॉट हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुमने क्लियरली ट्रिवियल को अगर एक्यूमुलेट कर भी लिया, लिख भी लिया, ऐड कर भी लिया, तो कोई बहुत बड़ा धाड़ नहीं पड़ जाने वाली है। ठीक है, छोटी छोटी सी ये गलतियां होती है 5, 10, 15, 20 रुपए की। क्लियर है? हाँ क्लियर है। बोला गया है इसमें छोटी छोटी केस स्टडी बन सकती है। थर्ड वाले पॉइंट में से देखो, हो सकता है एमसीक्यू बन जाएगा। अनसर्टेनिटी है अबाउट वेदर आइटम इज क्लियरली ट्रिवियल। मैं कंफ्यूज हो गया, क्या इसको क्लियरली ट्रिवियल में लूं कि क्लियरली ट्रिवियल में ना लूं? तो इसको क्लियरली ट्रिवियल में मत लेना, नॉट टू बी कंसिडर्ड एज क्लियरली ट्रिवियल। क्वेश्चन आएगा तुमको
कि आपके प्रिंसिपल ने बोला इसको क्लियरली ट्रिवियल में ले लो, आपको लगता है कि क्लियरली ट्रिवियल में नहीं लेना चाहिए, अब कंफ्यूज हो गए, लेके ना ले, तो मैं कहा मत लो, क्लियरली ट्रिवियल में मत लो। इसका रीजन पता है क्या है? अगर तुमने उसको क्लियरली ट्रिवियल में ले लिया ना, तो तुम तो फिर उसको चेक ही नहीं करोगे, तुम बोलोगे अरे तो छोटी गलती है, तो अगर तुम कंफ्यूज हो ना, मैं उसको बोलता हूँ क्लियरली ट्रिवियल में मत लो, तुम उसको इंपॉर्टेंट मानोगे, इसी बहाने चेक तो कर लोगे, तुमको एक एश्योरेंस तो मिल जाएगा। बस ये 3 पॉइंट थे, जिसमें से थर्ड वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। थर्ड वाला पॉइंट वापस बता देता हूं, मैं कंफ्यूज हूं इसको क्लियरली ट्रिवियल में लूं कि क्लियरली ट्रिवियल में ना लूं, तो क्लियरली ट्रिवियल में मत लो। वाह, वापस, अगर मैं कंफ्यूज हूं कि इसको क्लियरली ट्रिवियल में लूं कि क्लियरली ट्रिवियल में ना लूं, तो इसको क्लियरली ट्रिवियल में मत लो। वाह, अगर मैं कंफ्यूज हूं ना, अनसर्टेनिटी है मेरे को कि मैं इसको क्लियरली ट्रिवियल में लूं या ना लूं, तो मैं बोल रहा हूं ना लो, मत लो। सिंपल है, सिंपल है। क्यों? तुम नहीं लोगे ना क्लियरली ट्रिवियल में, तो इसी बार तुम चेक तो कर लोगे। अगर तुम क्लियरली ट्रिवियल में ले लेते तुम चेक ही नहीं करते साला। आसान है क्या? जल्दी बताना मेरे को। 7-8 करवा देता हूं। ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। लिखित में दे चल मैनेजमेंट, वेदर दे बिलीव इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इममटीरियल इंडिविजुअली एंड इन एग्रीगेट टू एफएस एज अ होल। संयम बोल रहा है मैंने इन गलतियों को पता है क्यों नहीं सुधारा, ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, यानी मैंने इनको नहीं सुधारा, करेक्ट नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि सर ये तो इममटीरियल थी। मैं कहा अगर सच में तेरे में दम है ना, तो तू मेरे को ये बात लिख करके दे कि ये इममटीरियल है, तू मेरे को ये बात लिख करके दे। मैं जैसे इसको बोलूंगा लिख करके दे, घबरा जाएगा भाई के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि लिखी हुई वाली बात प्रूफ होती है। मेरे पास प्रूफ आ गया ना अब तो मैंने बोला अगर तू सच में बोल रहा है ना कि इममटीरियल है, तो तू ये बात मेरे को लिख करके दे। बस ये कभी एमसीक्यू में आ गई तो आ गई, मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कब उससे मांगूंगा? जब वो बोलेगा इममटीरियल है, तो फिर थोड़ा घबरा जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में होगी मटीरियल और मेरे को बोल रहा है झूठ, होगी मटीरियल वो मेरे को बोल रहा है झूठ। झूठ पकड़ने के लिए मैं बोलूंगा तुम मेरे को लिख करके दे, अगर सच में इममटीरियल है तो तुम मेरे को लिख करके दे कि इममटीरियल है। क्लियर है क्या? क्लियर है। अगला क्वेश्चन एक्स कैटेगरी है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आ सकता है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहला मेरे को क्या डॉक्यूमेंट करना है? अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली ट्रिवियल। कितने के नीचे मैं बोलूंगा क्लियरली ट्रिवियल? 10 रुपए, 20 रुपए, 30, 40 रुपए, उसके नीचे मैं बोलूंगा क्लियरली ट्रिवियल, उसके ऊपर वाली आइटम कंसिडर करना। सबसे पहले वो वाला अमाउंट मेरे को डॉक्यूमेंट करना है, मेरे को डायरी में लिखना है। जो भी मैंने मिस स्टेटमेंट को एक्यूमुलेट किया, नहीं मैंने बोला था ना मैं एक नोटबुक में लिखता चलूंगा मिस स्टेटमेंट संयम की क्या क्या मेरे को मिली। हाँ, जो भी मैं लिखता हुआ चलूंगा ना, जो भी मैंने लिखी थी, मैंने इन द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी मैंने मिस स्टेटमेंट एक्यूमुलेट करी थी, उसको मैं मेरी डायरी में भी लिखूंगा। एंड वेदर दे हैव बीन करेक्टेड, क्या संयम ने उन गलतियों को सुधारा कि नहीं सुधारा। ऑडिटर्स कंक्लूजन एज टू वेदर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, देखो सुधार लिया तो अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट में बोला ना सुधारा कि नहीं सुधारा, सुधार लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सुधारा ना सर, अनकरेक्टेड है, तो क्या वो मटीरियल है क्या? क्या वो मटीरियल है क्या? एंड बेसिस फॉर दैट कंक्लूजन, एंड बेसिस फॉर दैट कंक्लूजन यानी आपने कैसे नक्की किया कि वो मटीरियल है कि इममटीरियल है, आपने कैसे डिटरमाइन किया, आपने कैसे कंक्लूड किया। देख लेना भाई, इस ध्यान को देख लेना, इस बात को बड़े ध्यान से। क्या बोल रहा हूं मैं? वापस से पढ़ा रहा हूं, वापस से पढ़ा रहा हूं सर, वापस से पढ़ा रहा हूं। क्या बोल रहा हूं बड़े ध्यान से देख लेना। अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली ट्रिवियल, यानी कि 20 रुपीज है ना, उसके नीचे की सारी चीजें क्लियरली ट्रिवियल है, चिंदी चिंदी सी बातें, छोटी छोटी सी बातें, पहली बात। दूसरी बात, जो भी मिस स्टेटमेंट मैंने एक्यूमुलेट कर रखी है, नोटबुक में लिख रखी है, वो मैं डॉक्यूमेंट भी करूंगा। और देखना है मेरे को कि क्या करेक्ट किया है कि उसको करेक्ट नहीं किया है संयम ने। करेक्ट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन संयम बेटा। नहीं करेक्ट किया है, अगर अनकरेक्टेड है, करेक्ट नहीं किया है, अनकरेक्टेड है, तो मेरे को देखना है वो मटीरियल है कि इममटीरियल है, और मैं कैसे वो कंक्लूजन पे पहुंचा। वापस से करा रहा हूं, वापस से करा रहा हूं, वापस से करा रहा हूं। अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली ट्रिवियल। क्या बोल रहा हूं? 20 रुपीज के नीचे की सारी आइटम क्या है सर? क्लियरली ट्रिवियल। ठीक है। हाँ, मिस स्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट, कितनी कितनी चीजें मैंने नोट डाउन कर रखी है, और क्या उसको मैंने करेक्ट किया है कि फिर मैंने उसको करेक्ट नहीं किया। क्या मैं बोलूंगा? मेरे को देखना है क्या संयम ने उसको करेक्ट किया कि संयम ने करेक्ट नहीं किया। संयम ने करेक्ट किया, अच्छी बात है। करेक्ट नहीं किया, अनकरेक्टेड है, तो मेरे को देखना है मटेरियल है कि नहीं है, और बेसिस क्या है उसके कंक्लूजन का। भाई साहब, मेरे को देखना है संयम ने अगर कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट छोड़, मेरे को सेकंड पॉइंट में देखना है उसने करेक्ट किया कि नहीं किया। अनकरेक्टेड है तो मेरे को देखना है वो मटेरियल है कि इममटेरियल है, और मैंने ऐसा कैसे सोचा कि वो मटेरियल है इममटेरियल है। मैं ऑडिटर हूं ना, मैंने ऐसे कैसे कंक्लूड किया कि वो मटेरियल है कि इममटेरियल है।
दैट इज 7th एंड 8th। ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th वाला इंपॉर्टेंट था ज्यादा। सिंपल है क्या, मेरे को हाँ या ना लिख करके बताते हुए चलना, हाँ या ना लिख करके बताते हुए चलना। 6th वाला तुमको करा देता हूं, कम्युनिकेशन विद TCWG। बात पहुंचेगी TCWG तक, क्या बोल रहा हूं ना, एज पर ऐसे 260 इज नथिंग बट कम्युनिकेशन विद TCWG। बात पहुंचेगी TCWG तक, पता है कब पहुंचेगी, पता है कब पहुंचेगी, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, यानी मैनेजमेंट ने मिस स्टेटमेंट को सुधारा नहीं है। मैं मैनेजमेंट के पास लेके गया था, मैं संयम के पास गया था, संयम भाई सुधर जा, संयम भाई सुधर जा, लेकिन संयम भाई है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, संयम भाई है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। FR के डाउट सॉल्व किए जा रहे हैं, संयम भाई है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। FR के डाउट तू सॉल्व करेगी आज से, समझ रहे हो। संयम भाई को कितनी बार बताया, संयम भाई के अंदर 1% के भी रत्ती भर का सुधार आया नहीं, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है। मेरे को आया गुस्सा, मेरे को आया गुस्सा, मैं जाऊंगा TCWG के पास। भाई TCWG ये मैनेजमेंट में कैसे कैसे नालायक लोगों को रख रखा है, मैनेजमेंट में कैसे कैसे नालायक लोगों को रख रखा है। संयम खेरा, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट एंड इफेक्ट दैट दे मे हैव ऑन ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट। मैं जाऊंगा TCWG के पास, मैं बोलूंगा देखो मैनेजमेंट ने ये गलतियां नहीं सुधारी ना, मेरे को मॉडिफिकेशन करना पड़ जाएगा, मेरे को मॉडिफिकेशन करना पड़ जाएगा, मेरे को ओपिनियन देना पड़ जाएगा मॉडिफाइड वाला। तुम समझ रहे हो मैं TCWG के पास क्यों गया था, क्यों गया था TCWG के पास में क्यों गया था, क्योंकि भाई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है। संयम ने, मैनेजमेंट ने कुछ गलतियों को सुधारा नहीं था। 5 लाख की फिगर थी जो कि इसने 50,000 पे लिखी थी, मैं कहा 5 लाख आनी चाहिए, 5 लाख आनी चाहिए, इसने 50,000 पे दिखाई है। मैं जाऊंगा गुस्से में TCWG के पास, मैं बोलूंगा अगर संयम ने नहीं सुधारा ना, मैनेजमेंट ने नहीं सुधारा ना, तो मेरे को ओपिनियन पे इंपैक्ट डालना पड़ेगा। तो मैं गया TCWG के पास, क्लियर है। हाँ, ऑडिटर्स कम्युनिकेशन शेल आइडेंटिफाई मटेरियल अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली। मैं एक एक आइटम इंडिविजुअली बताऊंगा, देख संयम खेरा ने इधर गलती करी है, TCWG ये मैनेजमेंट ने, जो तूने जिस नालायक संयम खेरा को बिठाया ना, उसने देख इधर इधर गलती करी है, इधर इधर उसने गलती करी है, इधर इधर उसने गलती करी है। ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है। एक 50,000 की आइटम थी, इसने 5 लाख पे दिखाया है, एक 5 लाख की आइटम थी, इसने 50 लाख पे दिखाई है, एक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस इसने एडमिन में दिखाया है, एक असेट की चीज इसने लायबिलिटी में दिखाई है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार तुम इसको सुधार लो। बोल रहा हूं 50 दिन बाकी है, बोल रहा हूं 50 दिन बाकी है, लेकिन नहीं, जमाने भर के टाइम पास, जमाने भर की करनी है भाई, जमाने भर की क्या करनी है, हमको जमाने भर की चीजें करनी है, कर लो भाई, पहले तुम भाई कर लो। CA फाइनल का क्या है, वो तो मई नहीं नवंबर में दे देंगे, नवंबर नहीं अगले मई में दे देंगे, फिर ICA 3 अटेम्प्ट ले आएगा, फिर तो हम और देते रहेंगे, बस पैसा बहाते रहेंगे, एग्जाम फीस उड़ाते रहेंगे। भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज अपनी गलतियों को सुधार लो। TCWG के पास में गया, तुम समझ लो मैं TCWG के पास जा जाके क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले मैंने कम्युनिकेट किया कि ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट सुधर रहा नहीं है, मैनेजमेंट सुधर रहा नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट भाई सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अगर मेरे को गुस्सा आया ना, मैं ओपिनियन को मॉडिफाई भी कर सकता हूं, फिर मैं TCWG को इंडिविजुअली जा जाकर एक एक मिस स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि ये देखो ये गलतियां मैंने इसको सुधारने को बोलती, इसने नहीं सुधारी, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेहरबानी करके इसको सुधार लेना, ठीक है, ठीक है। और अगर मेरे को कोई पिछले साल की भी गलतियां दिखेगी ना, तो वो भी मैं बोलूंगा ये साल की तो ये गलतियां हैं, 2025 की, 2024 में जो उसने नालायक गिरी करी थी ना, वो भी मैं बताऊंगा। यानी ऑडिटर शेल आल्सो कम्युनिकेट टू TCWG इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड, रिलेटेड टू प्रायर पीरियड, फिर भले वो किसी टार्ड की हो, यानी किसी एसर्शन की हो, ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर जो कल पढ़ाए थे, या वो पूरे FS से होल्ड की हो। बस ये 4 बात जाकर के मेरे को TCWG के सामने करनी है, ये 4 बात जाकर के मेरे को TCWG के सामने करनी है। समझ गए क्या? ओ भाई साहब समझ गए क्या? ये 4 बातें मेरे को जाकर के TCWG के सामने करनी है। TCWG के पास जाकर के क्या बातें करनी है, मैं जाऊंगा TCWG के पास, मैं उनको बताऊंगा अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, तुम्हारे मैनेजमेंट में जो नालायक लोग बैठे हैं उन लोगों ने ये मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं किया है, कुछ करना पड़ेगा इनका। अगर मेरे को ज्यादा गुस्सा आया ना, तो मैं इस पे ओपिनियन पे इफेक्ट डाल दूंगा मेरा, फिर मैं उनको इंडिविजुअली जा जाके बताऊंगा देखो तुम्हारे मैनेजमेंट में जो संयम खेरा था उसने ये गलती करी है, इंडिविजुअली जा जाके उनको एक एक गलती में बताऊंगा अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लास्ट चांस दे रहा हूं भाई, किसको करेक्ट कर लो। अबे ये साल की तो छोड़ो, पिछले साल भी इसने कांड कर रखे। ऑल्सो कम्युनिकेट करूंगा इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड। समझ रहे हो क्या? ओ भाई साहब, हाँ समझ जाओ। बस यही थी मेरी बात, जो मैंने क्वेश्चन के जरिए तुमको बता दी, मेरे दिल की बात। तुम समझे क्या? जो समझे वो समझे, जो ना समझे वो ना समझे। समझदार को इशारा काफी है। तुम समझे क्या मेरे दिल की बात? समझे क्या मेरे दिल की बात? जल्दी बताना सर। हाँ समझे। क्वेश्चन 4 पे आओ। संयम और उमंग आपको समझते हैं। क्या दिल की बात समझनी है? कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। कल करना दर्शन, कल बताऊंगा। देखना बड़े ध्यान से, कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा सारी मिसस्टेटमेंट जो कि उसने एक्यूमुलेट कर रखी है विथ मैनेजमेंट। यानी अभी पता है मैं बात किस तक लेके गया था? टीसीडब्ल्यूजी तक लेके गया था, लेकिन डायरेक्टली टीसीडब्ल्यूजी को बोलने का कोई फायदा नहीं है। पहले मैनेजमेंट को प्यार से समझाना पड़ेगा। ये देखो, मैनेजमेंट जब प्यार से नहीं सुधरा ना, पानी मेरे सर के ऊपर गया, तभी मैं टीसीडब्ल्यूजी तक बात लेके गया था। पहले मैं मैनेजमेंट को प्यार से समझाऊंगा, देख मैनेजमेंट इतनी इतनी गलतियां मेरे को तेरी मिली है, मैंने उसको इकट्ठा कर रखा है, तू इसको सुधार ले। यानी ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा सारी मिसस्टेटमेंट किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ। क्लियर है? हाँ। ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को, प्लीज तू मिसस्टेटमेंट करेक्ट कर ले। मैं टीसीडब्ल्यूजी के पास डायरेक्ट तो जाऊंगा नहीं, पहले मैं बड़े प्यार से किसको समझाऊंगा? मैनेजमेंट को समझाऊंगा। बस ये उसकी बात है। अभी इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं किसके पास गया था? टीसीडब्ल्यूजी के पास गया था। लेकिन टीसीडब्ल्यूजी को बताने से पहले मेरे को मैनेजमेंट को बताना चाहिए ना। हाँ, अचानक टीसीडब्ल्यूजी के सामने जाके बम नहीं फोड़ना चाहिए ना। सही बात है। तो मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैनेजमेंट को मैंने चुपचाप क्या किया बताया। संयम को मैंने प्यार से समझाया, भाई तो सुधर जा। ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि प्लीज अपने मिसस्टेटमेंट को करेक्ट कर लो। संयम ने मना किया, मैं सुधरने वालों में से नहीं हूं। मैं बोलूंगा क्यों रे संयम, तू क्यों सुधरना नहीं चाहता? तू क्यों सुधरना नहीं चाहता? यानी मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया टू करेक्ट मिसस्टेटमेंट। तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट्स रीजंस फॉर नॉट मेकिंग करेक्शन। भाई तू क्यों सुधरना नहीं चाहता, उसके आगे का काट देना। तुम समझे क्या? इसमें से छोटी छोटी केस स्टडी बन सकती है। खाली दो दो बार रीड मारते हुए चलना है इन सबको। जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं ना, उन सबको खाली दो दो बार रीड मारते हुए चलना, दो दो बार रीड मारते हुए चलना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तुमको टीसीडब्ल्यूजी के पास ले गया था, टीसीडब्ल्यूजी के पास में संयम की कंप्लेन ले गया था। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, टीसीडब्ल्यूजी के पास जाने से पहले एक बार संयम को प्यार से समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत तहजीब से समझाऊंगा। समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो जय राम जी की। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा ऑल मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट। जो भी मैंने लिखी है, इकट्ठा करिए। संयम ने एक 5 लाख की चीज 50,000 में दिखाई थी, 50,000 की चीज 500 पे दिखाई थी, 500 की चीज 50 पे दिखाई थी। मैं बोला सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ जाके कम्युनिकेट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज टू करेक्ट कर ले। ऑडिटर शेल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट माय स्टेटमेंट। संयम मना कर रहा है, मैं नहीं सुधरने वाला। शंकर लखवानी तेरे को जो करना है कर ले। आई डोंट गिव अ डैम ब्रो, आई डोंट गिव अ डैम, तेरे को जो करना है कर ले। मगर ठीक है भाई, क्यों क्यों भाई क्यों? मैं रीजन मांगूंगा। तू सुधरना क्यों नहीं चाहता? क्या तेरे को तेरे अटेम्प्ट की कदर नहीं है? क्यों तू सुधरना नहीं चाहता? अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया टू करेक्ट माय स्टेटमेंट, तो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा मैनेजमेंट के रीजन की। जल्दी से बताना तुमको समझ में आया कि समझ में नहीं आया। डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स के तुमको समझ में आया कि समझ में नहीं आया।
डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, तुमको समझ में आया कि समझ में नहीं आया। हाँ बस तू अगर नहीं सुधरा ना तो तेरे घर पे कॉल करूंगा। हाँ ऐसे 450 खत्म करवाऊंगा। हाँ तब तक तो क्लास हो जाएगी, 10:45 हो जाएंगे, 10 मिनट बाकी है ना, 2 ही क्वेश्चन बाकी हो जाएगा सर। ठीक है आज ऐसे 450 अपना खत्म हो जाएगा सर, 10 मिनट बाकी, उसमें 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। चलो सर क्या है देख लो। कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स एज ऑडिट प्रोग्रेसेस। इसका क्वेश्चन बन सकता है अलग से, इसका एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इसका एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। इसको एक्स कैटेगरी मार्क कर दो, मैं तो बोलता हूं। मैंने कुछ ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने कुछ ऑडिट प्लान बनाया था, मेरे को उसको कब रिवाइज करना पड़ेगा सर? लेकिन ये तो हमने देखा था कि हमको यूसीएसी में इसको रिवाइज करना पड़ेगा, याद है भी ऐसे 300 में देखा था। हाँ टेंशन मत लो, जब भी वो लोग तुमसे ये आंसर एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो तुमको क्वेश्चन में लोग बोल देंगे कि इवेल्युएशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट की बात चल रही है, तो तुम जैसे ही पढ़ोगे ना मिस स्टेटमेंट, तो तुमको पता चल जाएगा ऐसे 450 का क्वेश्चन। ये पता है तुमने देखा था कि रिवीजन कब करना पड़ेगा? यूसीएसी के केस में करना पड़ेगा, याद है क्या? तुमने अभी अभी देखा था। ओ भाई साहब, भाई साहब याद है तुमने कल देखा था, अभी 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 देखा था, यूसीएससी में चेंज करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ऐसे याद रहेगा धुंधला धुंधला। हाँ लेकिन भाई टेंशन मत लेना, अगर तुमसे ऐसे 450 का आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो वो लोग बोलेंगे तुमको क्वेश्चन में साफ साफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट जो है ऐसा तुमको साफ साफ लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसे 450 का नाम ही क्या है? इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। तुमने कुछ गलती पकड़ी, कुछ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी, अब तुमको कैसे ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा। देखना सर, सबसे पहली बात बड़े ध्यान से देखना, aggregate of misstatement accumulated during the audit approaches materiality determined as per ऐसे 320। क्या हुआ ना, मैं संयम की छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट देख रहा था, मैंने बोला मेरी मटेरियलिटी कितनी है? 1 लाख की मटेरियलिटी है, उसके ऊपर की आइटम चेक करूंगा, मैं उसकी मिसस्टेटमेंट लिखने के लिए बैठा। ठीक है, छोटी 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 मिसस्टेटमेंट करते करते पता चला मटेरियलिटी का लेवल एक्सीड हो गया, मटेरियलिटी का लेवल एक्सीड हो गया। तो तुम बताओ क्या मेरे को मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान को चेंज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। इसका मतलब सर समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि मेरी 100 रुपीज की मटेरियलिटी होगी, उसके ऊपर की चीजें मैं चेक करने वाला हूं। अब मैं एक नोटबुक लेके आया और संयम की गलतियां मैं लिखते जा रहा हूं, एक्यूमुलेट कर रहा हूं। 5 रुपए की गलती हुई, 5 रुपए की गलती हुई, 5 रुपए की गलती हुई, 5 रुपए की, छोटी छोटी गलतियां थी, मैं चेक नहीं कर रहा था। पता चला 5 5 5 करते करते 100 को एक्सीड कर गया। तो तुम बताना अब मेरे को चेक करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ये 5 5 वाली गलतियां अब मेरे को चेक करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? मैंने बोला हाँ, कल इसके लिए कंसेप्ट भी बनाया गया था परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का, याद है कि अपन ने काम कर लिया था, 75 कर लिया था। जी 5 5 की गलतियां जब 75 को क्रॉस कर देगी तो चेक करना पड़ेगा। मैं कहा पहले तो चेक नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। खाली 5 रुपए की एक गलती होती तो मैं चेक नहीं करता, तो 5 रुपीज की मल्टीपल मिसस्टेटमेंट्स है, तो अब तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, अब तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। यानी मैंने बोला जब मैंने एग्रीगेट किया ना ऐसी मिसस्टेटमेंट को, तो वो अप्रोच कर गई मेरी मटेरियलिटी लेवल को, मेरी मटेरियलिटी लेवल को एक्सीड कर गई। तो मैंने बोला अब मेरे को ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं अब मेरे को चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब मेरी क्या है ना, चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये पॉइंट क्लियर है क्या? क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या? जल्दी बताना सर, जल्दी बताना सर। क्लियर है क्या? हाँ के ना बताना सर। ग्रेट भावना, ग्रेट ज्योतिका, सुपर सुपर, ठीक है, ग्रेट वैष्णव, ग्रेट। सिंपल है क्या? हाँ सर सिंपल। ये था मेरा पहला बात। दूसरी बात को समझना, नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ देयर अकरेंस इंडिकेट दैट अदर मिस स्टेटमेंट मे एग्जिस्ट। ये गलती तो है, उसके साथ कोई अदर मिस स्टेटमेंट भी है, दैट व्हेन एग्रीगेटेड विथ मिस स्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग ऑडिट। एक मिस स्टेटमेंट तो वो है जो कि मैंने पहले आइडेंटिफाई करी थी, मैंने लिखी थी, एक्यूमुलेट करी थी, यानी मैंने उसको लिखा था। उसके अलावा कोई अदर मिस स्टेटमेंट भी है, इन दोनों को ऐड कर दिया ना तो वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल बन जाएगी। यानी मैंने एक मिस स्टेटमेंट निकाली थी 5 रुपीज की, ये तो इममटीरियल अमाउंट है। दूसरी मिस स्टेटमेंट 96 रुपीज की है। अरे भाई साहब, इन दोनों को अगर ऐड कर लिया ना तो ये तो 101 की बन जाएगी।
मैंने बोला ये बन गई मटेरियल। यानी मेरा जो नेचर था ना आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट का, वो एकदम छोटा सा था, 5 रुपीज की खाली मिसस्टेटमेंट थी। लेकिन साथ में हुई एक अदर मिसस्टेटमेंट 96 रुपए की, जिसको मैंने मेरी मिसस्टेटमेंट के साथ एग्रीगेट कर लिया, तो भाई ये तो मटेरियल हो गई। क्या हो गई सर? मटेरियल हो गई, 101 की बन गई। यानी यहाँ पे 2 मिसस्टेटमेंट की बात चल रही है, एक मेरी मिसस्टेटमेंट थी, उसके साथ एक और मिसस्टेटमेंट आई, और यहाँ पे मल्टीपल मिसस्टेटमेंट की बात चल रही है। जो मैंने एग्रीगेट वाला बात है ना, इधर मोर देन 2 मिसस्टेटमेंट की बात चल रही है। 10-12 छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट बन करके अप्रोच कर गई मटीरियलिटी। यहाँ पे 2 मिसस्टेटमेंट की बात चल रही है, यहाँ पे मोर देन 2 मिसस्टेटमेंट की बात चल रही है, पर मोटा मोटी पता है दोनों बात क्या कर रहे हैं? मटीरियलिटी को अगर क्रॉस करा तो उस पर्टिकुलर केस में ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना लिख के बताना। मटीरियलिटी को अगर क्रॉस किया तो मेरे को ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा। और एंड में एक बात बोलती है, अगर तो ऑडिटर के रिक्वेस्ट पे मैनेजमेंट ने एग्जामिन कर लिया टार्ड, मैनेजमेंट को मैंने बोला गलती है, क्लियर है? हाँ। और मैनेजमेंट ने अपनी गलती सुधार ली, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिया। पहले तो मैनेजमेंट ने एग्जामिन किया टार्ड को, और फिर मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिया वो गलती को, करेक्ट कर लिया मिसस्टेटमेंट को, जो कि मैंने उसको डिटेक्ट करके दी थी। ऑडिटर के रिक्वेस्ट पे मैंने जब रिक्वेस्ट करी ना, तो मैनेजमेंट ने पहले तो टार्ड को एग्जामिन किया और अपनी गलती को करेक्ट कर लिया। मैंने बोला संयम या गलती है, संयम ने उसको सुधार लिया। तो मैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा, मैं चेक करूंगा ये देखने के लिए कि संयम सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मेरे को ये डिटरमाइन करना है कि वेदर मिसस्टेटमेंट रिमेन, क्या अभी भी मिसस्टेटमेंट है या संयम ने उसको सच में सुधार लिया। क्या बोला? तुमको समझ में आया? ऑडिटर के रिक्वेस्ट पे मैनेजमेंट ने अपनी गलती को सुधार लिया, करेक्ट कर लिया मिसस्टेटमेंट को। मैनेजमेंट ने एग्जामिन किया टार्ड को और अपनी गलती को सुधार लिया। क्या किया? अपनी गलती को सुधार लिया। तो मैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। क्या परफॉर्म करूंगा? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, और मैं देखूंगा कि संयम सच बोल रहा है कि संयम झूठ बोल रहा है। मैं देखूंगा मिसस्टेटमेंट है कि मिसस्टेटमेंट चली गई। क्या क्लियर है? क्या ये बात जल्दी बताना सर। मेन बात थी ये दो। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, कब ऑडिट स्ट्रेटेजी को ऑडिट प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा। इसको तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे ऐसे 300 से? इसमें मैंने बोला इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट की बात चलने वाली है। मैंने बोला ठीक है सर, समझ गए। क्या पहले मैंने बोला छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट अगर अप्रोच कर जाएगी मटीरियलिटी को, एग्जांपल तुमको देखो ध्यान में रखना, 5-5 रुपए की मिसस्टेटमेंट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को एक्सीड कर जाएगी, तो फिर उस केस में मेरे को चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने बोला ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान रिवाइज हो जाएगा। और दूसरा केस, मेरा मिसस्टेटमेंट का नेचर बहुत छोटा सा था, 5 रुपीज का। कितने का था? 5 रुपीज का था। लेकिन उसके साथ एक अदर मिसस्टेटमेंट आया 96 रुपीज का। जब ये दोनों मिले ना तो 101 का मिसस्टेटमेंट हो गया। तो मैंने बोला अब तो ये मटीरियल हो गया। दोनों ही किसकी बात कर रहे थे? मटीरियलिटी की बात कर रहे थे। ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करी, मैनेजमेंट ने टार्ड को एग्जामिन किया और मिसस्टेटमेंट को करेक्ट कर लिया। मैं चेक करूंगा मैनेजमेंट सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है, संयम सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मैं देखूंगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगा करके। ठीक है, इसका एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी तुमको टेंशन ये हो सकती है, हालांकि तुमने बोला नहीं, पर ये टेंशन हो सकती है इतने सारे आंसर याद कैसे करेंगे। तो खाली 2-2 बार पढ़ते हुए चलना, इसके इतने इंपॉर्टेंट लग रहे नहीं है मेरे को। खाली एक डॉक्यूमेंटेशन वाला एक्स कैटेगरी है। ठीक है, ये देखो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो जेड है, तो इसको तो खाली एक बार रीड मार लियो, और बाकी सारे आंसर को 2-2 बार पढ़ते हुए चलना। ठीक है, जितने भी मैंने बोला खाली 2-2 बार पढ़ते हुए चलना। ये स्टार मार्क किया, खाली इसको देख लेना। क्लियर है? हाँ। और ये देखो ये ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान वाला आंसर देख लेना। जल्दी बताना सर क्लियर है क्या, क्लियर नहीं है? हाँ कि हाँ। और लास्ट आंसर ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएटिंग इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। इवैल्यूएटिंग इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, जिसका मैं तुमको कल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा आईसीआई का। इसका मैं क्या दिखाऊंगा तुमको? प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा आईसीआई का। क्या बोलता है ना सर, बोलता ये है कि मेरी है ना साल के स्टार्टिंग में ऑडिट करना है ना, ऑडिट मैं थोड़ा थोड़ा चालू, मतलब साल के चालू होते ही मैं चालू कर देता हूँ ऑडिट करना, थोड़ा थोड़ा साल के चालू होते ही मैं थोड़ा थोड़ा ऑडिट करना चालू कर देता हूँ। तो मेरी एस्टिमेटेड सेल्स थी 10 लाख की। मैंने ये 10 लाख को मेरा बेंचमार्क बनाया। क्लियर है? मटीरियलिटी कैसे निकालता हूं मैं? बेंचमार्क मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, 1 लाख की मेरी मटीरियलिटी आ गई। सेल्स को मैंने मेरा बेंचमार्क बनाया, यानी 10 लाख को मैंने मेरा बेंचमार्क बनाया। तो मटीरियलिटी का लेवल कितना आया? 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 1 लाख मेरी मटीरियलिटी आई। क्या होता है? बेंचमार्क मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज होता है ना, बेंचमार्क ले लिया मैंने 10 लाख का। क्लियर है क्या भाई साहब? तो मेरी मटीरियलिटी का लेवल आ गया 1 लाख का। ऐसा मैंने
एस्टिमेट करके कि सेल्स मेरा 10 लाख का होगा पूरे साल भर में, अभी साल खत्म नहीं हुआ था, मैंने काम चालू कर दिया, पता चला सेल्स 10 लाख ना होकर के 12 लाख हुआ, तो मैंने बोला भाई अब तो मेरे को मटेरियलिटी भी रिवाइज करनी पड़ेगी, मेरी मटेरियलिटी अब 12 लाख का 10% यानी 1.2 लाख हो जाएगी ना। तो मैंने बोला हाँ मेरे को क्या करनी पड़ेगी, मेरी मटेरियलिटी को रीअसेस करना पड़ेगा। इस पर कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। ऑडिटर रीअसेस करेगा अपनी मटेरियलिटी को टू कंफर्म वेदर इट रिमेन्स एप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटिटीज एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट। भाई अभी तक तो मैं एस्टिमेशन के हिसाब से जिंदा था। क्या एस्टिमेशन था मेरा कि मेरी सेल्स 10 लाख होगी, लेकिन एक्चुअली में सेल्स कितनी हो गई, 12 लाख हो गई। तो मेरे को मटेरियलिटी को भी रीअसेस करना पड़ेगा। जो मटेरियलिटी पहले मैंने 10 लाख पे 10% ली थी, 1 लाख, वो मेरे को 12 लाख पे 10% लेनी पड़ेगी, यानी 1.2 लाख। क्लियर है कि क्लियर नहीं है, मेरे को जल्दी से बताना सर। यानी मेरे को मटेरियलिटी को रीअसेस करना पड़ेगा एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स को ध्यान में रख करके। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटिटीज एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल। फिर वही बात, जो तुमने गलती सुधारी है वो मटेरियल है कि इमटेरियल है वो मैं देखूंगा। क्लियर है? हाँ वही जो अपन बेसिक सी बात कर रहे हैं, कल इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो तुमको और समझ आ जाएगा। इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन ऑडिटर को देखना है साइज क्या है मिसस्टेटमेंट का, यानी तुम्हारी गलती कितने रुपए की है, नेचर क्या है मिसस्टेटमेंट, यानी कौन से फिगर में तुमने गलती की है। क्या तुमने एडमिन एक्सपेंस के फिगर को गलत लिखा है, क्या तुमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस को गलत लिखा है, क्या तुमने सेल्स में गलती करी है, किधर गलती करी है। और मैंने बोला नहीं था TCWG को मैं जाकर के बोल रहा था प्रायर पीरियड की भी मिसस्टेटमेंट। संयम ने कांड इस साल तो करे ही है, वो मेरे TCWG लास्ट ईयर भी संयम ने एक कांड करे थे, यानी मैं उसको प्रायर पीरियड की भी मिसस्टेटमेंट बताऊंगा। इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड में क्या बताऊंगा ना, उसको प्रायर पीरियड की मिसस्टेटमेंट भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंसिडर करनी है। अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कल इसका प्रैक्टिकल सम कराऊंगा, सम इन द सेंस क्वेश्चन कराऊंगा, तो तुमको और भी ज्यादा इसकी क्लैरिटी मिलेगी। बाकी अगर मोटा माटी तुम देखना चाहो तो क्या इसमें देख सकते हो ना, क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है रीड मारना है, ये देखना है, हो सकता है फैक्चुअल जजमेंटल प्रोजेक्टेड इसमें से कभी MCQ बन जाए, ये देखना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये मैंने स्टार मार्क किया ये वाला पॉइंट, कि डाउट है क्लियरली ट्रिवियल है कि नहीं है तो मत लेना। क्लियर है? 3 वाला मैंने बोला देखो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, कब कब रिवीजन की जरूरत है, बाकी सब चीज आपको रीड मारनी है, बाकी सारी चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खाली डॉक्यूमेंटेशन को कर लेना X कैटेगरी। इसी के साथ ऐसे 450 अपना खत्म होता है। आगे बढ़ता हूँ, ऐसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। क्लियर है? देखना बड़े ध्यान से, एक केस को लेना, एक केस मैं तुमको समझाता हूं क्या होता है ना, मैं तुमको बताता हूं बहुत अच्छी तरीके से। कल मैंने तुमको एक सिंपल सी बात बताई थी कि मटेरियलिटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, नो बफर ग्रेट। जिसका बफर हो रहा है एक बार अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लिया जाए, नहीं हो रहा है ना बफर ग्रेट। कल मैंने तुमको एक सिंपल सी बात बताई थी, एक सिंपल सी इक्वेशन बताया था कि हाउ डू वी कैलकुलेट मटेरियलिटी। मटेरियलिटी इज नथिंग बट बेंचमार्क मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। याद है क्या कल अपन ने ऐसा सीखा था कुछ? याद है कैसे धुंधला धुंधला याद आता है क्या? कल अपन ने सीखा था मटेरियलिटी इज नथिंग बट बेंचमार्क पे अपन ने कोई परसेंटेज लगाया था। मैंने बोला हाँ सर समझ गया, मैं समझ गया। अब हुआ क्या ना, इस केस को बड़े ध्यान से समझना। अभी है ना साल खत्म नहीं हुआ था, ठीक है ठीक है, अभी खाली 11 मंथ्स खत्म हुए थे और 11 मंथ्स में ना 11 लाख की सेल्स हुई थी। 11 मंथ में टोटल सेल्स कितनी हुई थी? 11 लाख की हुई थी। तो मैंने क्या सोचा ना, मैंने ये सोचा कि भाई 11 मंथ में अगर 11 लाख की सेल हुई है तो 12 मंथ्स में कितने की सेल होगी? 12 लाख की सेल्स होगी। तो बचपन में अपन क्रॉस कैलकुलेशन करते थे ना, हर महीने 1 लाख की सेल्स में मान के चल रहा हूं। क्लियर है? हर महीने में 1 लाख की सेल्स मान के चल रहा हूं। सिंपल है, सिंपल। लेकिन हुआ क्या ना, लोचा हो गया। आखिरी महीने में जो सेल्स हुई ना मेरी खाली 30,000 की हुई। तुम समझ रहे हो? हर महीने मेरी ₹1,00,000 की सेल हो रही थी, 11 महीने में मेरी 11 लाख की सेल हुई, लेकिन 12th महीने में मेरी 1 लाख की सेल नहीं हो पाई। तुम समझ रहे हो? मेरी खाली 30,000 की हुई, यानी मेरी टोटल सेल हुई 11,30,000 की। तुमको इतना समझ में आ रहा है क्या? मेरे को हाँ ना बताओ, क्योंकि इतना समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। 11 मंथ में 11 लाख की सेल्स हो रही है टोटल, यानी हर महीने ₹1,00,000 की सेल्स हो रही है। तो उस हिसाब से मैंने क्रॉस कैलकुलेशन करा था और मैंने बोला था टोटल 12 मंथ में 12 लाख की सेल्स होनी चाहिए, यानी 12वें महीने में भी 1 लाख की सेल्स होगी। ठीक है, अगर हर महीना में ₹1,00,000 की सेल्स के हिसाब से जा रहा हूं तो। लेकिन 12वें महीने में खाली 30,000 की सेल हुई, यानी टोटल सेल्स मेरी कितनी हुई? 11 लाख हुई थी 11 मंथ्स में, और फिर 30,000 ही लास्ट मंथ में, यानी 11,30,000 मेरी टोटल सेल्स हुई। इतना समझ में आता है? हाँ सर इतना समझ में आता है। तो याद है मैंने तुमको क्या बोला था कल? मटीरियलिटी इज इक्वल टू बेंचमार्क मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। मैंने बोला हाँ। तो भाई ये जो 12 लाख 11 लाख में बात कर रहा हूँ, ये मेरे बेंचमार्क है। ये मेरे सेल्स क्या है ना, मान लो ये मेरे बेंचमार्क है। ये क्या है ना, मान लो ये मेरे बेंचमार्क है।
तो भाई मैंने एस्टिमेट क्या करा था कि मेरी 12 लाख की सेल्स होगी, हाँ सर, तो 12 लाख को मैंने मेरा बेंचमार्क बनाया था और उस पर मैंने परसेंटेज लगाया 10%, तो मेरा 1,20,000 की मटेरियलिटी आई थी। सिंपल है, बेंचमार्क मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इज इक्वल टू मटेरियलिटी। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, 11,30,000 की सेल्स हुई मेरी टोटल, तो 11,30,000 पे 10% लगाना मतलब लगाया जाना चाहिए था, तो मेरा 1,13,000 की मटेरियलिटी आई। यानी ये 12 लाख वाला तो मैंने सोचा था, ये मेरा एक्सपेक्टेड था, तुम समझे क्या? लेकिन एक्चुअल में मेरे साथ ये हुआ, एक्चुअल में मेरी ये मटेरियलिटी आई। क्या यहां तक किसी को डाउट है क्या? मेरे को एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बताना। मेरी एक्सपेक्टेड मटेरियलिटी क्या थी ना, कि भाई 12 लाख की सेल्स हो जाएगी, उस पर 10% का मैं परसेंटेज लगाऊंगा, तो मेरी मटेरियलिटी निकलेगी 120,000 की। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, 11,30,000 की सेल्स हुई, उस पर 10% का मेरा परसेंटेज आया, तो 1,13,000 का मेरा मटेरियलिटी आई। ये 10% में मैंने प्रोफेशनल जजमेंट से लगाया, मैं चाहता तो 20% भी लगा सकता, ठीक है। हाँ, यानी मैं बोलूं कि अब मेरे को मेरे मटेरियलिटी को रिवाइज करना पड़ेगा। 120,000 की मेरी एक्सपेक्टेड मटेरियलिटी थी, अब मेरे को उसको गिरा करके 1,13,000 पे लेकर के आना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ सर, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है सर, ये एकदम सही बात है, बस वही बात बोली गई है, वही बात क्वेश्चन में बोली गई है। हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखना। इनिशियल मटेरियलिटी जो थी ना, इनिशियल मटेरियलिटी, वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू के हिसाब से निकाली गई। सर एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या था मेरे केस में, 12 लाख का था। लेकिन दिक्कत ये आई कि जो एक्चुअल सेल्स थी ना लास्ट मंथ की, वो तो खाली 30% ही थी। तुम समझ रहे हो, एक्चुअल सेल्स जो थी वो खाली कितनी हुई मेरी, 30,000 हुई। यानी मेरी टोटल सेल्स कितनी हो पाई, 11,30,000 हो पाई। सर कोई डाउट है क्या? यस नो क्लिक करके मेरे को बता देना। सोचा था मैंने लास्ट महीने में 1 लाख की सेल्स होगी, अभी तक 11 मंथ्स में 11 लाख की हुई है ना, 1 लाख पर मंथ, तो 12 मंथ्स में टोटल कितनी हो जाएगी, 12 लाख की होगी। लेकिन 30,000 की सेल हुई, तो मेरी टोटल मटेरियलिटी क्या आ गई, मतलब मेरी टोटल सेल्स क्या आ गई, 11,30,000। यानी मैं बोल दूं 30,000 का ही मेरा आखिरी महीने का सेल हो पाया। 11 लाख का तो हो रखा था, 30,000 का आखिरी महीने में हो पाया, तो 11,30,000 हो गया मेरा। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। 12 लाख बट एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर 11,30,000, बिल्कुल। यानी मैं बोलूं लास्ट महीने की मेरी एक्चुअल सेल्स मैंने सोची कितनी थी, 1 लाख, लेकिन हुई कितनी, खाली 30,000, यानी 30% हुई मेरी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, जो मैंने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं ना। तो मैंने क्या किया था, बेसिकली मैंने अभी तक क्रॉस कैलकुलेशन करके चल रहा था। ये जो मैंने एक्सपेक्टेशन निकाला था 12 लाख का, वो कैसे निकाला था, क्रॉस कैलकुलेशन करके निकाला था। यानी मैंने एक्स्ट्रापोलेट करी थी 11 मंथ्स की सेल्स को और 12 मंथ का वैल्यू निकाला था। ये जो मैंने एस्टिमेशन कैसे निकाला था, मैंने एक्स्ट्रापोलेशन किया था। एक्स्ट्रापोलेशन इज नथिंग बट क्रॉस कैलकुलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन इज नथिंग बट क्रॉस कैलकुलेशन। मैंने उसके हिसाब से ये एस्टिमेट फिगर निकाला था। एक्स्ट्रापोलेट मैंने किया था, 11 मंथ्स की सेल्स 11 लाख थी, तो 12 मंथ्स में टोटल सेल्स 12 लाख आएगी। तो मैंने बोला ये तो हो गई दिक्कत, ये तो क्या हो गई दिक्कत। अब तुम बताओ कि ये दिक्कत को कैसे सॉल्व करोगे। भाई सिंपल सी बात है, मिस्टर एक्स इज इन डायलेमा। मिस्टर एक्स कौन है, हमारा ऑडिटर। एक्स कौन था, हमारा ऑडिटर था। एक्स इज इन डायलेमा एज टू करेक्ट अप्रोच टू इवेल्युएट अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट यूजिंग प्रीवियस मटेरियलिटी। तो अब भाई जो हमारा मिस्टर एक्स है, जो हमारा ऑडिटर है, वो कंफ्यूजन में आ गया है कि अब मैं क्या करूं, जो मैंने सोचा था वो तो हो ही नहीं पाया, तो अब मैं कैसे, जो भी मिस स्टेटमेंट होगी ना, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, उसको मैं कैसे डील करूं। अब भाई मैं तुमको एक सिंपल सी बात बता दूं, बहुत सिंपल सी बात है, बड़े ध्यान से समझना। पहले मैं तुमको ऐसे 320 की छोटी छोटी बातें बता देता हूं। मटीरियलिटी तुम निकालते हो ऐसे 320 में, जो ऐसे 320 में तुम मटीरियलिटी निकालते हो ना, इट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स। यानी कि जो 12 लाख का मैंने एस्टिमेट निकाला ना, उसके हिसाब से बेस्ड रहती है, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट्स तो मेरे को पहले पता नहीं होंगे ना। एक्चुअल रिजल्ट्स आर नॉट नोन एट अर्ली ऑडिट स्टेज। तुम मेरे को बताओ, मेरे को एक्चुअल तो पता नहीं थे, एक्चुअल तो बाद में आता है ना, पहले तो एस्टिमेट ही आता है। तो जो मटीरियलिटी में प्रिलिमिनरी निकालता हूं ना 320 में, वो मैं निकालता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स। क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? ऐसे 320 में जो मटीरियलिटी निकलती है, इट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स। तो पहले मैंने एस्टिमेट निकाला कि 12 मंथ्स की टोटल सेल्स 12 लाख होगी, और उस हिसाब से मैंने मटीरियलिटी निकाली। लेकिन जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ता है ना, तो मेरे को रिवीजन करना पड़ता है वो मटीरियलिटी में। मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा मटीरियलिटी में। लिखा है मटीरियलिटी रिवाइज्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, यानी जो ओवरऑल मटीरियलिटी होगी उसमें भी मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा, और जो एसर्शन लेवल की मटीरियलिटी होगी उसमें भी मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा। यानी जो एसर्शन होते हैं ना मेरे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर, उसकी मटीरियलिटी में भी मेरे को रिवीजन करना पड़ता है। और ये रिवीजन क्यों मेरे को करना पड़ा, क्योंकि मैं बोलूं एक्चुअल फिगर्स तो मेरे अलग आए। मेरे जो एक्चुअल फिगर्स आए वो तो खाली 11,30,000 का आया। एक्चुअल फिगर तो मेरा खाली 11,30,000 का आया। तुम समझ रहे हो, इसीलिए मेरे को रिवीजन करना पड़ गया। बस वही है, रिवीजन इज ड्यू टू इंफॉर्मेशन
दैट वुड हैव लेड टू डिफरेंट इनिशियल डिटर्मिनेशन, यानी ये रिवीजन के कारण मेरा जो डिटर्मिनेशन था वो डिफरेंट हो गया, यानी जो मेरे फिगर थे वो बदल गए। 12 लाख की जगह 11,30,000 आ गया, 12 लाख की जगह 11,30,000 आ गया, डिफरेंट डिटर्मिनेशन हो गया मेरा। सर यहां तक कोई डाउट है क्या, मेरे को एक बार बता लेना सर, क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? मैंने 320 के तुमको कुछ बेसिक्स बताया कि जो 320 में मैं मटेरियलिटी कैलकुलेट करता हूं, इट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड रिजल्ट्स। एस्टिमेट मैंने कर रखा था कि भाई 12 लाख की मेरी सेल्स होगी, उस हिसाब से मैं 12 लाख पे 10% मार के 1,20,000 की एस्टिमेटेड मटेरियलिटी निकाल रहा था, लेकिन एक्चुअली में तो 11,30,000 की सेल्स हुई, तो मेरी 1,13,000 की एक्चुअल मटेरियलिटी आएगी। नो डाउट? ओके सर, ग्रेट। सिंपल है क्या? मैंने बोला हाँ सर। रिवीजन क्यों हुआ? क्योंकि मेरे को कुछ नई इंफॉर्मेशन आई है, मेरे जो एक्चुअल रिजल्ट्स थे वो अलग हो गए। क्लियर है? क्लियर है। अब भाई एक सिंपल सी बात होती है, जब कभी भी लोअर मटेरियलिटी हो जाती है ना आपकी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, बड़े ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, जब कभी भी आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी लोअर लेवल पे चली जाती है ना, लोअर मटेरियलिटी, तो भाई आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी लोअर हो जाती है और आपके ऑडिट प्रोसीजर्स भी बदल जाते हैं। यानी कि सर बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना मैं यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं। इस केस में तुम मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताना, मेरी मटेरियलिटी कम हो गई कि बढ़ गई? मेरी एक्सपेक्टेड मटेरियलिटी थी 1,20,000 और एक्चुअल मटेरियलिटी आई 1,13,000। तो तुम मेरे को चैट में लिख के बताओ, मेरी मटेरियलिटी कम हो गई कि मेरी मटेरियलिटी बढ़ गई? क्या हुआ मेरी मटेरियलिटी के साथ? कम हो गई। मेरी मटेरियलिटी तो कम हो गई। मैंने बोला हाँ। तो बोला गया है कि जब कभी भी आपकी मटेरियलिटी का लेवल कम होता है ना, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का लेवल भी कम हो जाता है। मेरी ओवरऑल मटेरियलिटी अगर 100 है, मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अगर 75 है, ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है उसके ऊपर भी आता हूं। मैंने बोला मेरी ओवरऑल मटेरियलिटी 100 है, मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अगर 75 है, तो मैंने बोला अगर मेरी ओवरऑल मटेरियलिटी का लेवल 100 से गिर करके 60 हो गया, तो मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का लेवल भी 75 से गिर करके 40 हो जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज ऑलवेज लोअर देन ओवरऑल मटेरियलिटी। सिंपल है, सिंपल है। और आपके ऑडिट प्रोसीजर्स में भी चेंज आ जाता है, आपके ऑडिट प्रोसीजर्स में भी क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। तो बस वही लिखा है, जब कभी भी ऑडिटर ये कंक्लूड कर रहा है कि उसकी ओवरऑल मटेरियलिटी लोअर चली गई, तो भाई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी रिवाइज हो जाएगी और आपके ऑडिट प्रोसीजर्स में भी चेंज आ जाएगा। लिखा है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, उसमें भी क्या आ जाएगा सर? चेंज आ जाएगा। तो बस वही है कि भाई एक्स जो है हमारा जो ऑडिटर है, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा मटेरियलिटी को एज पर द एक्चुअल रिजल्ट्स, और उसके हिसाब से वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है ऑब्टेन करेगा। सिंपल है। दिस इज क्रूशियल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन व्हिच टू बेस ऑडिट ओपिनियन, यानी फिर उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाकी के वो ऑब्टेन करेगा। सिंपल है कि सिंपल नहीं है? यहां तक कोई डाउट है क्या? ऐसे 320 में बेसिक सी बात है कि भाई आपको मटेरियलिटी का रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक्चुअल रिजल्ट जो थे वो आपके एस्टिमेटेड रिजल्ट से अलग थे। सवाल ये आता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती क्या है? तो बड़े ध्यान से इसको समझना सर, मैं आपको समझाता हूं क्या होती है मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। बोला गया है यहां पे, लोअर मटेरियलिटी नीड टू रिवाइज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट और नॉट। बिल्कुल गरिमा, बिल्कुल। क्या बोल रहा है? बड़े ध्यान से देखना। ओवरऑल मटेरियलिटी अगर 100 है, ठीक है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मेरी 75 होती है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। क्या बोला गया यहाँ पे? आपको सिंपल सी बात बोली गई थी, अगर आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी 100 है तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 75 होगी। सिंपल है, सिंपल है। सर आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी गिर के अगर 60 हो गई ना, तो परफॉर्मेंस भी गिर करके 40 हो जाएगी। हमेशा ओवरऑल मटेरियलिटी ऊपर आएगी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी उसके नीचे आएगी। तुम समझ रहे हो क्या? हाँ सर। यानी अगर ओवरऑल मटेरियलिटी कम हो जाती है तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी कम हो जाती है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिना रिवाइज किए क्लियर हो गया? सुपर, ग्रेट ग्रेट। बिना रिवाइज किए बताओ क्लियर हो गया तुम्हारा? बड़े ध्यान से देखना। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है ना, मैं तुमको बताता हूँ। क्या हुआ ना सर, मेरी ओवरऑल मटेरियलिटी 100 होती है। इसका मतलब क्या? 100 के ऊपर की चीजें मैं चेक करूंगा, 100 के नीचे की चीजें मैं चेक नहीं करूंगा। ठीक है, मान लो 25 रुपए की गड़बड़ है, 25 रुपए की गड़बड़, तो मैं चेक करूंगा ही नहीं। हाँ सर, चेक करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो 100 के नीचे की गड़बड़ है। लेकिन मान लो 25 रुपए की ऐसी 5 गड़बड़ हो गई, तो मैं बोलूं ये तो 125 रुपए की गड़बड़ हो गई। मैंने बोला भाई साहब अब तो मेरे को चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई 100 के ऊपर चली गई ना 125। हाँ, लेकिन क्योंकि हमने इंडिविजुअल लेवल पे तो इसको चेक किया ही नहीं, तो ये तो चेक हो ही नहीं पाएगी ना। भाई तुम समझ रहे हो? 25 रुपए की 5 गड़बड़ मिलाकर के 125 की मिल रही है। तो भाई ऐसे तो ये मटेरियलिटी लेवल के ऊपर चली गई, लेकिन ये तो हमने चेक करी नहीं होगी, क्योंकि इंडिविजुअली तो ये सब 25 की थी, तो हमने तो इसको सोचा होगा इमटेरियल है, तो चेक करी नहीं होगी। तो इसको ध्यान में रख के एक नया कंसेप्ट आया था जिसका नाम था परफॉर्मेंस मटेरियलिटी।
जो कि हमने क्या बोला था, इसको हम ओवरऑल मटेरियलिटी के नीचे सेट करेंगे। जैसे अगर ओवरऑल मटेरियलिटी 100 है तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हम कितनी निकालेंगे, 75 निकालेंगे। क्लियर है? हाँ। तो भाई अगर ऐसा एग्रीगेट वालों के लिए हमने एक अलग कंसेप्ट निकाला था परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का, कि अगर ऐसी छोटी छोटी चुन्नू मुन्नू वाली जो मिस स्टेटमेंट्स है वो अगर बढ़ के 75 के ऊपर चली गई तो फिर उसको अपन चेक करेंगे। यानी 25 ऐसे करके 3 आ गई अगर, तो कितनी होगी, 75 हो गई। 25 करके 3 अगर मिस स्टेटमेंट आ गई तो मैं बोलूं 75 होगी। तो मैंने बोला फिर उसको अपने को चेक करना पड़ेगा। ये एग्रीगेट मिस स्टेटमेंट्स के लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कंसेप्ट निकाला गया था। क्लियर है क्या? हाँ सर। भाई साहब क्लियर है क्या? हाँ के ना मेरे को लिख करके बता देना। वो होती है बेसिकली मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। बस वही बोला है, ओवरऑल मटेरियलिटी अगर आपकी लोअर हो जाती है तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। सर अभी तक तो ऐसे 320 की बात चल रही थी, तो ये ऐसे 450 किस बला का नाम है? ये ऐसे 450 में क्यों क्वेश्चन डाला? अब बड़े ध्यान से समझना। ऐसे 450 सिंपल सी बात ये करता है, ऐसे 450 पता है किसकी बात करता है? अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट की बात करता है। वो गड़बड़ियां जो कि आपने करेक्ट नहीं करी है, नहीं सुधारी है, अभी तक उसको सुधारा नहीं है आपने, लेकिन अब आप उसको सुधारना चाहते हो। आपने कांड कर दिए हैं लेकिन अब आप गंगा स्नान करना चाहते हो, महाकुंभ में स्नान करना चाहते हो। तो भाई ऐसा गंगा स्नान करने से पहले अब तक तो आपने वो मिस स्टेटमेंट को करेक्ट किया नहीं है, लेकिन अब आप करना चाहते हो। देखो क्वेश्चन में दिखेगा अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, तो समझ जाओगे तुम लोग 450 का क्वेश्चन है। तो भाई ऐसा गंगा स्नान करने से पहले अब तक तुमने करेक्ट नहीं करी है, अनकरेक्टेड है, लेकिन अब करेक्ट करना चाहते हो ना, तो तुमको मटीरियलिटी को रीअसेस करना पड़ता है। उसके लिए ऐसा ऐसे 450 में अपन पढ़ते हैं कि ऑडिटर को रीअसेस करनी पड़ेगी मटीरियलिटी टू कंफर्म वेदर इट रिमेन्स एज पर एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये मेरे को देखना होता है कि भाई एक्सपेक्टेड वाली मटीरियलिटी नहीं होनी चाहिए, ये एक्चुअल वाली मटीरियलिटी होनी चाहिए। जो एक्चुअल वाली निकाली ना मैंने 1,13,000, वो वाली होनी चाहिए। तो गंगा स्नान करने से पहले ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है ऐसे 450 में। इसीलिए ऐसे 450 का ये क्वेश्चन, ऐसे 450 तुम क्यों कोट करोगे? तुमको क्वेश्चन में दिखेगा अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऐसे 450 में आता है। सर क्लियर है कि क्लियर नहीं है? मेरे को एक बार चैट में लिख करके बता देना, चैट में मेरे को लिख करके बता देना। ऐसा गंगा स्नान करने से पहले क्या करना होता है? तुमको मटीरियलिटी को रीअसेस करना होता है, एक्चुअल के हिसाब से उसको लाना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे 320 के साथ ऐसे 450 का भी रेफरेंस आएगा। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में साफ साफ बोला होगा अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। जब बोलेंगे अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट तो समझ जाना ये क्वेश्चन किसका है, ऐसे 450 का ये क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है? क्लियर है। सर अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है ना, सर समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूं ये सारी बातें गई भाड़ में। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तो बोलता हूँ सीए फाइनल लेवल पे वो भी मत समझो, रट के चले जाना। ओवरऑल मटीरियलिटी से नीचे होती है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अगर ओवरऑल मटीरियलिटी रिवाइज होगी तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी रिवाइज होगी। सीए फाइनल लेवल पे बस इतना रट के चले जाओगे तो भी काम का है भाई। बाकी मैंने तुमको समझा दिया, समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो रट के चले जाना भाई साहब, कुछ काम का नहीं। ऐसे सीए फाइनल लेवल पे तो मैं तुमको ये बोल सकता हूँ। सिंपल है क्या? हाँ सर सिंपल है। अगर क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको आने वाला